एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स जैसे गेम्स खेल चुके रेसलर्स आज सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। न्याय की मांग करते हुए ये रेसलर्स प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर सेक्सुअल एलिगेशंस इनके द्वारा लगाए गए। 7 रेसलर्स आए और उन्होंने केसेस दायर किए। केस थे सेक्सुअल एलिगेशंस के। चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये केस लगाए गए। अगर हम ब्रजभूषण सिंह की पहले की बात करें कि वो कैसे हैं, तो 2019 में एफिडेविट उन्होंने जो जमा करवाया था उसमें उनके 3 केसेस पेंडिंग चल रहे थे। उससे पहले भी 30 केसेस, आप मान कर चलिए 30 केसेस ऐसे थे जो कि बहुत ही गंभीर केसेस इन पर चल रहे थे, जिसमें से एक केस तो आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ने का भी था। सीबीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने इब्राहिम के शूटर्स को छुपाने का काम किया। यही नहीं, एक वीडियो में तो इन्होंने ये तक कन्फेस किया था कि मैंने मर्डर किया है। लल्लन टॉप का वो वीडियो आप सभी को तो याद होगा। ऐसे एलिगेशंस, ऐसे केसेस लगने के बाद भी ये रेसलिंग फेडरेशन के चीफ हैं और यूपी के एक प्रमुख एमपी हैं। आज बड़े बड़े नाम रेसलिंग के जैसे कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं और इनकी कोई सुन नहीं रहा। 7 रेसलर्स जो कि ऐसी चीज़ों का सामना कर चुके हैं जो कि अनैतिक हैं, क्या उनको न्याय मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई भी कहते हैं, वो बेहद आगे बढ़ रहा है। उसी का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है चैट जीपीटी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि गूगल आज एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसको शायद कंपटीशन देना आसान नहीं होगा। लेकिन बीच में ये चैट जीपीटी जो एक सॉफ्टवेयर आया है, ये इसको कड़ी टक्कर तो दे ही रहा है, इससे बेहतर काम भी कर रहा है। जहाँ पर फेसबुक को 3.5 साल लगे 1 मिलियन यूज़र्स को लाने में, वही गूगल को 1.5 साल, चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे हैं। आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से चैट जीपीटी हमारी ज़िंदगी में घुस रहा है। ये मददगार तो साबित हो सकता है, लेकिन इससे कई सारी चिंताएं भी जुड़ गई हैं। जब आप चैट जीपीटी पर कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको ऐसे आंसर्स मिलते हैं जो कि बेहद डरावने होते हैं। डरावने इसलिए क्योंकि ये इंसानों की तरह जवाब देते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक डर दे जाते हैं कि आखिर फ्यूचर में कहीं ये जगह तो नहीं ले लेगा, हमारी सोचने की क्षमता तो नहीं कम कर देगा। इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों में देखने को मिला है जो कि कॉलेजेस या तो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। वह अपना होमवर्क चैट जीपीटी के माध्यम से कर रहे हैं। तो क्या ये फ्यूचर में इंसानों की जगह ले लेगा? क्या ये सोच पर ताला लगा देगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश में इनकाउंटर बेहद ही आम हो गया है। कहीं भी, कहीं पर भी किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा क्रिमिनल बेमौत मारा जाए। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला जब अतीक अहमद को सरेआम गोली मार दी गई उनके भाई के साथ। अतीक अहमद और उनके भाई को गोली मार दी जाती है और इसको एक प्री प्लान्ड मर्डर, या हम कह लीजिए कि एक इनकाउंटर भी कहा जा रहा है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है।
तो हम इस पे कोई टिप्पणी करें वो सही भी नहीं होगा। लेकिन ये एक डर सता देता है कि कहीं वो ज़माना तो नहीं आने वाला है जहाँ पर हम कोर्ट में जाना ही छोड़ दें, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि सरेआम इनकाउंटर्स कर दिए जाते हैं, चाहे वो विकास दुबे हो या अतीक अहमद, सबको एक इस तरीके से मार दिया जाता है जो कि बेहद मिस्टीरियस होता है, रहस्यमयी होता है। अतीक अहमद और उनके भाई को जब चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान उनको गोली मार दी जाती है 3 युवकों के द्वारा। क्या ये न्याय के अंडर आता है? जब हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश है जहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे चलते हैं, क्या ऐसी वारदातें सही मानी जा सकती हैं? इनकाउंटर्स भी तब किए जाते हैं जब चीज़ें बेहद हाथ से निकल चुकी होती हैं। क्या ये इनकाउंटर था या मर्डर? इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यूक्रेन हो या रशिया या सूडान क्यों ना हो, आज हर जगह एक ऐसा माहौल चल रहा है जहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। वॉर फील्ड बन चुका है ये पूरी दुनिया, और इसमें मर रहे हैं आम लोग। हाल ही में भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, जहां पर सूडान से हमने भारतीयों को इंडिया में एस्कॉर्ट किया। ऑपरेशन कावेरी के तहत इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ कुछ एयरलाइंस साथ में आई और वह सूडान में फंसे उन लोगों को निकाल के लाई जो कि ऐसे क्षेत्र में फंसे थे जहां पर जंग छिड़ रखी है। आप सभी को तो पता ही होगा कि किस तरीके से सूडान में एक वॉर की स्थिति है। नॉन आर्म पीपल और आर्म पीपल के बीच में ये लड़ाई, और इस लड़ाई के बीच में लोग, कुछ भारतवंशी जो वहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए खतरा बना हुआ था, लेकिन भारत सामने आया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी गौर करने वाली है कि भारत ने भारतीयों को ही नहीं, लेकिन विदेश भर के, देश भर के कोने कोने के लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की, उनको निकालने की पूरी कोशिश की। और इसका उदाहरण हम हाल ही में एयरफोर्स द्वारा लाए गए 300 एस्कॉर्ट किए गए लोगों से भी जान सकते हैं। आज देश भारत ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर वो वर्ल्ड में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या भारत आने वाला कल होगा? क्या भारत आने वाला सुपर पावर है? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अक्सर हम ये सुनते हैं कि हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं। यमुना हो, गंगा हो या कावेरी, ये नदियाँ एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी हैं जहां पर ये बेहद पोल्यूटेड रिवर में गिनी जाती हैं। क्या हमारा देश इन नदियों को साफ़ करने में नहीं जुटा है? जी हाँ, जुटा है। भारत ऐसी कई स्कीम चला रहा है जो कि नदियों को साफ़ करने में तुला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से चूक जाते हैं कि हम लोग ये मान नहीं रहे हैं कि नदियाँ साफ़ होने के बजाय और गंदी होती जा रही हैं। मैंने आपको ये बात इसलिए कही क्योंकि नदियाँ एक तरफ तो साफ़ हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ से गटर का पानी और न जाने इंडस्ट्री से आया हुआ पानी नदियों में मिलता जा रहा है। तो यहाँ से हम साफ़ कर रहे हैं, वहाँ से वो गंदा। तो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर हम एक तरीके से अपनी नदियों को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हम कुछ ऐसे उपकरणों का जो कि दुनिया भर में यूज़ होते हैं, ऐसे मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी नदियों को साफ़ कर चुकें या अपनी नदियों को साफ़ कर सकें? हम कर सकते हैं। जहाँ हम
3,000 करोड़ का एक स्टैचू खड़ा कर सकते हैं नदी पर, साबरमती नदी पर, वहीं क्यों हम नदियों को साफ नहीं कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि हमारी ज़्यादातर नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर बहुत नदियाँ बहती हैं। अगर हम एक किसी नदी को सही भी कर देते हैं तो दूसरी जो नदी उससे जुड़ी हुई है वहाँ से गंदा पानी मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी गवर्नमेंट इतने जत्न करने के बाद भी हमारी नदियों को साफ़ नहीं कर पा रही है। लेकिन इसका एक सलूशन भी है, वो है हमारे कर्म। हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए जाने वाले कामों के द्वारा नदियों को साफ़ कर सकते हैं। कई ऐसे मेथड्स को अपनाकर जो कि दुनिया भर में लोग अपना भी रहे हैं। क्या हमारी नदी फ्यूचर में साफ़ होगी? क्या हमारी नदियाँ वह स्थिति में आ पाएंगी जैसे वो पहले थीं, बिल्कुल स्वच्छ? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।